हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट नज़र आई और गिरावट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम इस चीज़ को देखें तो निफ्टी 1.62% डाउन, बैंक निफ्टी 2%, सीएनएक्स 500 यानी कि जो 500 स्टॉक्स हैं दैट इज़ 2.13%, मिड कैप 2.70% एंड स्मॉल कैप 3.20%। तो आज ऐसा नहीं हुआ कि एक या दो ही स्टॉक्स डाउन गए हों, सारे ही स्टॉक्स डाउन गए हैं और अच्छे से डाउन गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने परसेंट डाउन गए, तो अगर हम परसेंटेज चेंज में देखें तो निफ्टी के यहाँ पर स्टॉक्स नज़र आते हैं। आईटीसी, टाटा स्टील, ट्रेंट, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, बीईएल। अगर हम इसमें प्रॉफिट वाले देखें तो निफ्टी में सिर्फ 4 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो गेन में रहे हैं। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज 0.33%, टाइटन 0.54%, टाटा कंज्यूमर्स 0.79% and Apollo Hospital, which is exceptionally going up 1.79%। तो सिर्फ 4 ही स्टॉक्स यहाँ पर अप हैं और बाकी सारे 46 स्टॉक्स निफ्टी 50 के डाउन हैं। हम यहाँ पर निफ्टी 50 नेक्स्ट की अगर बात करने लगें तो यूनियन बैंक 7.53% से स्टार्ट होकर अक्रॉस द बोर्ड सारे ही स्टॉक्स डाउन गए और सिर्फ एक ही स्टॉक यहाँ पर अप रहा, गोदरेज कंज्यूमर। हाँ, बाकी सब डाउन गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मिड कैप 50 की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से शुरू होकर 5.83% जो डाउन था, यहाँ पर 46 स्टॉक्स डाउन हैं, सिर्फ 4 स्टॉक्स यहाँ पर प्लस में हैं और वो प्लस भी कोई प्लस नहीं है, मीन्स लेस देन 1% प्लस है। ऐसे में काफ़ी सारे रिस्क सामने नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो एक नया वायरस आया है, उस वायरस को लेकर जो 2 केसेस सामने आए हैं कर्नाटका में, क्या ये नया एक तरह से कोविड वाली सिचुएशन है? क्या इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाएगा? और कुछ लोग कहते हैं कि नंबर्स जो अभी आने शुरू हो रहे हैं, जो इंडिकेशंस हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो बेकार आने की उम्मीद है। तो अगर हम गूगल पर सर्च भी करें कि आज के मार्केट के फॉल के क्या रीज़न्स रहे, तो न्यूज़ 18.com पर हमें नज़र आता है कि आज सेंसेक्स 1200 पॉइंट्स गिरा, और कुल मिलाकर जो उसका मेन रीज़न नज़र आता है, तो यहाँ पर लीडिंग द डिक्लाइन ड्यू टू वीक क्वार्टरली अपडेट्स फ्रॉम मेजर कंपनीज। अब वीक क्वार्टरली अपडेट्स फ्रॉम मेजर कंपनीज। सेकंड, द मार्केट डाउनटर्न आल्सो फॉलोड बाय द डिटेक्शन ऑफ 3 केसेस ऑफ ह्यूमन मेटो न्यूमरस नुमोवायरस। मेरे मुझसे एक्चुअल में बायोलॉजी के वर्ड्स नहीं बोले जाते, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने की, बहुत ज़्यादा मारा-मारी नहीं है। एचएमपीवी बहुत आसान सा है समझने के लिए, बोलने के लिए। तो यहाँ पर 3 केसेस ये मिले हैं। अब 3 केसेस कितना बड़ा, क्या ये इस तरह की चीज़ है कि मार्केट में इस तरह की मारा-मारी आ जाए? एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब देखो, अगर हमें कभी भी कोई न्यूज़ छापनी होती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बताना होता है। और इस तरह के इवेंट्स 2 केसेस, 3 केसेस, क्या 2-3 केसेस को एक नया बायोलॉजिकल नेम देना जिससे लोग डर जाएँ और बहुत ज़्यादा घबरा जाएँ और बेचने लगें मारा-मारी में आकर, जब ऑलरेडी सारे स्टॉक प्राइसेस ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन खबरें तो ऐसे ही चलती हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है, इसको कास्केडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और कास्केडिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई एक इवेंट आया, उसकी वजह से थोड़ी-सी बिकवाली आई, उसकी वो बिकवाली आने की वजह से स्टॉक प्राइसेस थोड़े से नीचे गए। थोड़े से स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने की वजह से और घबराहट पैदा हुई और ज़्यादा बिकवाली आई, और ज़्यादा बिकवाली आने से और ज़्यादा स्टॉक प्राइस नीचे गए। अब जब और ज़्यादा प्राइस नीचे गए, उस टाइम पर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो गए। क्योंकि टेक्निकली लोग ज़्यादा काम करते हैं और फंडामेंटल एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला काम ज़्यादा लोग नहीं करते। इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं, चाहे वो एशियन पेंट जैसी कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी हो। उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस लोग लगाकर काम करते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर काम क्यों करते हैं? क्योंकि लोग यहाँ पर बोरोड मनी पर प्ले करते हैं और बोरोड मनी पर अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे, तो स्टॉक प्राइसेस इतने अगर थोड़े से ज़्यादा नीचे चले गए, तो उनका पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाएगा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सेबी ने यहाँ पर एफ&ओ के कुछ जो इंडेक्स वाले लोट्स हैं, उनको यहाँ पर डबल और ट्रिपल किया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर थोड़े से कम आए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर सेबी ने सोचा कि रिटेल का पार्टिसिपेशन अगर इस स्पेकुलेशन वाले मामले में, जिसको गैम्बलिंग की तरह से लोग करते हैं, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। स्पेकुलेशन यहाँ पर आपका सोचा-समझा रिस्क है।
जो हाई लेवल का रिस्क है ऑफ कोर्स, और गैम्बलिंग में आंखें बंद करके रिस्क है। तो स्पेकुलेशन के लिए यहाँ पर एफेंडो लाया गया था कि एक सोचा समझा बड़ा रिस्क लिया जा सके, लेकिन रिटेलर्स ने उस बड़े रिस्क में आंख बंद करके गैम्बलिंग करना शुरू किया, जिसको काफी खबरें भी आई कि 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपीस का रिटेलर्स ने लॉस किया लास्ट 2-3 ईयर्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर एफेंडो के साइजेस को बढ़ाया गया कि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा छोटे साइज के रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन जैसे ही ये चीज़ शुरू हुई कि रिटेल पार्टिसिपेट्स ना करें एफ&ओ में, यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं उनकी इनकम कम होनी शुरू हो गई। कम होनी शुरू क्या हो गई? शुरू हो जाती तो पहले से ही पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम एफ&ओ पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो जीरो जो जिनको डिस्काउंट ब्रोकर्स कहते हैं, वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर इक्विटी में ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं। अब जब वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर यहाँ पर चार्ज नहीं कर रहे हैं, और एफ&ओ वाले ट्रेडर्स जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, अब क्योंकि वो एफ&ओ का ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ साइज बहुत बड़ा हो गया, उनको पहले जहाँ 50,000 40,000 रुपीज में ट्रेड मिलता था या 1 लाख में ट्रेड मिलता था, अभी वहाँ पर 3 लाख में ट्रेड मिलेगा या 2 लाख में ट्रेड मिलेगा, डबल या ट्रिपल कर दिया है। तो अब वो इक्विटी में जाएंगे, अब एफ&ओ में वहाँ पर उनको ब्रोकरेज मिलती थी, अब इक्विटी में ब्रोकरेज नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सीधा-सीधा हिट आएगा। अब वो बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रोकिंग हाउस भी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं और बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं। तो उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने क्या किया इस चीज़ को लेकर, जैसे हम सबसे बड़े ब्रोकर की बात करते हैं ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा ने इस बात को समझते हुए, क्योंकि आज तक वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपीज़ हैं, तो आप 50,000 रुपीज़ के शेयर्स परचेज़ नहीं कर सकते थे। बाकी सब प्लेटफ़ॉर्म पर ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब क्योंकि ज़ीरोधा एक सबसे बड़ा ब्रोकर है और यहाँ पर उनकी एक मेन इनकम हैम्पर होती नज़र आई, उन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पर अवेल करानी शुरू की। तो उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। हम यहाँ पर सर्च भी करें कि कब उन्होंने स्टार्ट किया, तो दिसंबर 19 2024 को उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, और इसके लिए उन्होंने पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लगाकर दे दी कि अब आप 5 टाइम्स ऑफ द फंड का यहाँ पर 5 टाइम्स फंड का 5 टाइम्स आप यहाँ पर स्टॉक ले सकते हैं, यानी कि क्लाइंट वुड बी फंडेड बियॉन्ड 10 लाख रुपीज फॉर वन स्टॉक एंड 50 लाख रुपीज इन टोटल, राइट। तो एक स्टॉक के अगेंस्ट 10 लाख एंड टोटल में 50 लाख रुपीस तक का यहाँ पर फंड किया जा सकता है, और इसके लिए यू द क्लाइंट कैन अवेल अप टू 5 टाइम्स ऑफ फंड्स फ्रॉम जीरोधा एज एमटीएफ टू परचेज एनी एलिजिबल स्टॉक। तो यानी कि आप 1 रुपी खुद लगाओगे, 5 रुपीज यहाँ पर जीरोधा लगाएगा। अब जीरोधा फ्री में तो लगाएगा नहीं, ऑफ कोर्स फ्री में कोई भी क्यों लगाएगा। तो वहां पर इसको इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करने की बात है। वैसे एमटीएफ के बारे में सबको पता है, लेकिन जीरोधा ने जो पॉलिसीज निकाली, मैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 0.04% पर डे, 0.04% पर डे के हिसाब से जो कैलकुलेशन आती है, वो ऑलमोस्ट 15% साल का आता है। 12% के आसपास का, 1.2% के आसपास मंथली यहाँ पर इंटरेस्ट आता है, तो 15% मंथली इंटरेस्ट। नाउ अब पहले जहां ब्रोकरेज नहीं लगती थी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर, वहां 20 रुपीज ट्रेडिंग पर ब्रोकरेज भी लगा करेगी। नाउ उसके साथ में, क्योंकि एमटीएफ के केस में हमें प्लेज करना जरूरी होता है शेयर्स को, तो पर स्क्रिप्ट यानी कि पर कंपनी, चाहे वो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने भी हो उस कंपनी के, वैल्यू कुछ भी हो, पर कंपनी 30 रुपीज यहाँ पर प्लेजिंग चार्जेस भी लगेंगे। उसके साथ में अगर जीरोधा ने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया, तो 50 रुपीज प्लस जीएसटी स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी लगेंगे, अगर जीरोधा को करना पड़ा, आपने खुद नहीं किए। यहाँ पर जो लिमिट है कि आप कितने दिन के लिए इस फैसिलिटी को ले सकते हो, तो 30 डेज एंड 90 डेज का है। आपको पहले ही चूज करना पड़ेगा कि आपको 30 डेज करना है या फिर 90 डेज करना है। अब इन सब चीजों से क्या होता है, आप ध्यान से समझना कि सपोज किसी ने 10 लाख रुपीस के यहाँ पर शेयर्स 10 लाख रुपीस खुद के पास हैं और 50 लाख रुपीस की फंडिंग ले ली, टोटल 60 लाख रुपीस के शेयर्स यहाँ पर उठा लिए। या हम इतनी बड़ी बात नहीं करते क्योंकि इतनी बड़ी वाला यहाँ पर एफ&ओ में चला जाता है। हम छोटे लेवल पर बात करते हैं कि किसी के पास 20,000 रुपीस थे, अब वो एफ&ओ नहीं कर पा रहा है, तो उसने 20,000 रुपीस खुद लगाए, एंड यहाँ पर 1 लाख रुपीस 5 टाइम्स, क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल है, जीरोधा से उधार ले लिए या किसी दूसरे ब्रोकर से उधार ले लिए, तो 1,20,000 के टोटल शेयर्स ले लिए। अब मार्केट में किसी रीजन से वो स्टॉक 4% टूट गया,
अब जैसे वो स्टॉक 4% टूटा, तो 1,20,000 का 4% इज 4,800 रुपीज। नाउ उस क्लाइंट को 4,800 रुपीज अरेंज करने हैं डे एंड तक, और वो अकाउंट में जमा होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ दिन के बाद यहां पर ब्रोकर उन सारे ही स्टॉक्स को सेल कर देगा। अब ये छोटी सी बात समझना, 5% स्टॉक प्राइस टूटा और या 4% स्टॉक प्राइस टूटा तो 4,800 रुपीज की रिक्वायरमेंट आई। टोटल उसके पैसे कितने थे? 20,000। अब 20,000 वाला, यानी कि जिसके पास थे ही सारे 20,000 रुपीज, उसको 4,800 यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज और जमा करने पड़े। तो चलो उसने जमा कर भी दिए और अगले दिन फिर से मार्केट टूट गई। अब क्या करेगा? अब उसको फिर से पैसे जमा करने हैं। उसके पास इतने ही पैसे होते तो वो पहले से ही अपने पैसे लगाकर ट्रेड करता ना। और अगर वो इतना ही डिसिप्लिन होता कि उसने पैसे पहले से संभाल कर रखने हैं, तो वो उधारी पर काम ही नहीं करता। ये वो रिटेलर्स हैं जो क्विक मनी के चक्कर में मार्केट में आते हैं कि बस जैसे-तैसे इधर-उधर से थोड़े से पैसे बचाए और मार्केट में लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमने 10 दिन में पैसे डबल कर लिए हमने। अब वैसे उस तरह के स्क्रीनशॉट आने बंद हो गए हैं काफ़ी हद तक, और सेबी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उस तरह की वीडियोज़ भी आनी लोगों की बंद हो गई है। इंट्राडे, एफ-एंड-ओ, स्टॉप लॉस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो हम लोग कभी बात नहीं करते, लेकिन दुनिया भर के लोग उसी तरह की बातें करते हैं। तो मेन रीजन यहां पर ये आता है। अब जैसे जिस बंदे का यहां पर 10,000 रुपीज 20,000 खुद लगाए थे, 1 लाख रुपीज उधार लिए थे, 4,800 रुपीज कम हो गए, उसके पास पैसे देने को नहीं है, तो यहां पर ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। अब जब ब्रोकर यहां पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, तो वो ये सोचकर नहीं करेगा कि आपका नुकसान कम होना चाहिए सेल करते हुए, कि लिमिट पे लगाएं, थोड़ा सा लगाकर छोड़ दें। वो सिंपली मार्केट पर जाएगा, मार्केट ऑर्डर लगाएगा और सारे स्टॉक सेल कर देगा। मार्केट ऑर्डर जैसे ही काफी हद तक किसी भी स्टॉक को लेकर सेल होंगे, वहां पर और बिकवाली आएगी, स्टॉक प्राइस और टूटेगा। स्टॉक प्राइस और टूटने से जो अभी तक यहां पर लिमिट में था, यानी कि जिसको पैसे नहीं जमा करने पड़ रहे थे क्योंकि उसने अपने अकाउंट में थोड़े से पैसे छोड़े थे, अब वो भी नुकसान में आ गया और उसके ऊपर भी और पैसे जमा करने की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और क्योंकि वो जमा नहीं कर पाया, तो थोड़ी देर के बाद उसके भी शेयर्स कट गए, फिर उसके भी शेयर्स कट गए, फिर और किसी के कट गए, फिर और किसी के कट गए। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कई बार आप अपने कुछ उन स्टॉक्स को बचाने के लिए, जिनको आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर लिया है, तो जो स्टॉक्स आपके पास एमटीएफ फैसिलिटी से नहीं लिए, नॉर्मल लिए हुए थे, और वो प्लस में हैं या कम लॉस में हैं, आप उनको बेचना शुरू करते हो, जिससे आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे आ जाएं और आपका एमटीएफ वाला जो सेल कॉल ब्रोकर की तरफ से है वो नहीं आए। तो ऐसे में जो स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जिन स्टॉक्स के रिजल्ट भी अच्छे आने हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, वो भी यहाँ पर माइनस में जाने लगते हैं। और क्योंकि वो माइनस में जाते हैं, तो दूसरा किसी का स्टॉप लॉस होता है, हिट होता है, फिर और नीचे जाता है, फिर थर्ड किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो और नीचे जाता है। आज की जो मार्केट की पूरी गिरावट है ना, ये ऐसा ही कास्केडिंग इफेक्ट है। एक ने दूसरे को ट्रिगर किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, और पूरे दिन ये गिरावट लगातार बढ़ती ही गई। जब कभी भी इस तरह की आप गिरावट देखोगे ना, कि पूरे दिन डे एंड तक लगातार गिरावट बढ़ती ही जा रही है। जो स्टॉक्स मॉर्निंग में 2% डाउन थे, 3%, 4% डे एंड तक बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर पहुंचे। उस दिन की मेन गिरावट का जो जो इस तरह की गिरावट का मेन रीजन होता है ना, वो यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से लोगों के अकाउंट में यहाँ पर सेलिंग होता है, जो बाय फोर्स रिटेलर्स को अपने शेयर्स यहाँ पर सेल करने पड़ते हैं। मेन रीजन वो निकल कर आता है। आज का तो आज का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, आप ध्यान से समझोगे यहाँ पर। तो अगर हम निफ्टी की बात करने लगे, तो निफ्टी को लेकर मैंने वीडियो कई बार बना चुका हूं कि 2025 थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला है, साइड वाइज रहने वाला है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। और अभी 10% डाउन है, हो सकता है कल रिकवरी आ जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस में नेक्स्ट डे रिकवरी आ जाती है। फिर हो सकता है फिर गिरावट आ जाए, फिर रिकवरी आ जाए। तो आप मान के चलो जून जुलाई तक, मई जून जुलाई तक कम से कम गिरावट का सा ही माहौल बना रहेगा। और मेरी जो समझ है, अगर बजट ने कुछ एक्सेप्शनली डिफरेंट कर दिया तो बात अलग है। अदरवाइज जो ये लो बना है ना 23,259 का, एक बार ये भी टूटेगा, उसके बाद एक लो बनेगा, फिर शायद वो भी थोड़ा सा टूटेगा। हो सकता है कि ये मार्केट आराम से यहाँ पर 22,750 या फिर जो अपना 22,000 है, यहाँ तक भी एक बार पहुंच जाए, उसके बाद कंसिस्टेंटली रैली निकल कर आए। क्योंकि जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट
इन्फ्लेशन को जो टैप करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं, जब तक उन इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं ला सकते। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर गवर्नमेंट को जीडीपी नंबर्स वापस से ठीक लाने हैं, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा कि इंटरेस्ट रेट का पूरी इकोनॉमी पर और पूरे स्टॉक मार्केट पर और लोगों की स्पेंडिंग पर, लोगों की इनकम पर, लोगों की सेविंग पर कैसे इम्पैक्ट रहने वाला है, उस बारे में बात करें। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कम करना एक दिन का काम नहीं होता। कभी भी गवर्नमेंट आरबीआई के साथ बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इंटरेस्ट रेट को 6% से सीधा आप 4% कर दो या फिर 5% से सीधा 2% कर दो। ऐसा कभी नहीं होता। ये ओवर ए पीरियड ऑफ 10-12 मंथ्स जाकर होगा। शुरुआत भी नहीं हुई अभी तो। अभी शुरुआत कब होगी उसके बाद में पहले हो सकता है 0.5% कम हो जाए, हो सकता है 0.25% ही कम हो। फिर उसके बाद में आफ्टर 2 मंथ्स फिर से एक मीटिंग बैठे, फिर 0.25% कम हो, फिर 3 मंथ्स बाद एक मीटिंग हो, फिर 0.25% कम हो। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो ये नंबर्स इमीडिएटली अच्छे नहीं होने वाले। और अभी बजट में अगर फिर से इन्होंने कुछ उल्टा सीधा करना हो जो एक नेचुरल सी हैबिट सी हो गई है, कि सब्सिडी देते रहो और फ्रीबीज देते रहो और टैक्स पेयर से मनी लेते रहो। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है समझने के लिए। काफी लोग ये कहते हैं कि अभी जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर्स है, दे आर नॉट वोट बैंक। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन लोगों को वोट बैंक नहीं समझते हैं, उन लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए, बड़ी सिंप्लिसिटी से क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी आपकी फंडिंग है, जो फ्रीबीज या सब्सिडी के रूप में वोट बैंक, जो आपका वोट बैंक है, जिसको आप वोट बैंक मानते हो, उनको जो जाती है, वो इन टैक्स पेयर्स के पैसे से ही फंड होती है। अगर ये टैक्स पेयर्स परेशान होंगे, तो आपका जो जिसको आप वोट बैंक मानते हो, उनको फंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज में एक बहुत फाइन बैलेंस बनाकर रखकर चलने की जरूरत है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं। अगर ये बैलेंस बनाकर रख पाए, तो आप बहुत लंबे ईयर्स तक, डेकेड्स तक फंडिंग कर पाओगे इन टैक्स पेयर्स के पैसों से अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए। लेकिन अगर आपने ये बैलेंस नहीं बनाकर रखा, तो एक पलड़ा ज़्यादा टूट जाएगा, ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा या ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और दूसरा बैलेंस नहीं होगा। वो बैलेंसिंग एक बार ज़्यादा खराब हो गई ना, जैसे अभी इन्फ्लेशन को लेकर बैलेंसिंग खराब हो चुकी है। कि आप इंटरेस्ट रेट कम करने को तैयार ही नहीं हो, चाहे आपके यहाँ पर जीडीपी नंबर्स बेकार आ जाएँ, चाहे एफएमसीजी कंपनीज़ डाउन चली जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे बचें या नहीं बचें, टैक्स बढ़ा दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दो, यानी कि इनकम भी नहीं बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपेक्स का पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, लोग जॉब भी चेंज नहीं करेंगे। उस बारे में एक डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। आज की जो निफ्टी की गिरावट है, वो कुछ खास अलग इवेंट का रीजन नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट है जो बढ़ गया। और मार्केट क्योंकि साइडवेज ही रहने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छे नहीं है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ आ गया तो ये 3 केसेस जो नोटिस में आए हैं इसकी वजह से मार्केट गिरी है। नहीं, शायद शुरुआत ऐसी की गई हो, लेकिन ड्यूरिंग द डे जो फॉल आया है वो मार्जिन सेलिंग प्रेशर की वजह से आया है। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई व्यूज विद यू। अपनी बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी वक्त मिलेगा, जब भी समझाने के लिए कुछ नया होगा। और आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।